अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जो अपने चैनल के थ्रू फार्मेसी एग्ज़ाम गाइड लाइव हम अपने पॉडकास्ट जो है इसको स्टार्ट करें, इसकी सीरीज़ को। और मैंने प्लान किए हैं कि जो पॉडकास्ट मुझे करने हैं आज, सोच रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो हमज़ा रुहेल मेरे दोस्त भी हैं, कलीग भी हैं और ग्रेजुएट भी साथ हुए यूनिवर्सिटी से। तो मैंने सोचा कि आज इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जो कि फार्मासिस्ट जो है शायद जानना चाहते हैं या फिर उनके दिमाग में होते हैं। और ज़ाहिर बात है 2017 के अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन की है, तो उसके बाद 4 से 5 साल हो चुके हैं फील्ड में प्रोफेशनली भी। तो इन्होंने क्या चीज़ एक्सपीरियंस किया, इनका एक्सपीरियंस कैसा था। और आज मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर की थी कि जब पॉडकास्ट हम करें तो आपने बड़े रियलिस्टिक आंसर देने हैं। मतलब ये नहीं हो कि उसमें कुछ फेक हो, बिल्कुल जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं आपने बिल्कुल वो जो है वो एक्सपीरियंस जो आपने शेयर करने हैं सबसे। अच्छा, तो अब बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर जो है उनको स्टार्ट करते हैं। हमज़ा, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपने ग्रेजुएशन कब की और उसके बाद आपने क्या क्या फील्ड के अंदर प्रोफेशनली काम किया। जी ज़रूर। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रो करवाया। और बेसिकली मेरी जो स्टडीज़ हैं वो मैंने 2012 में अपना फार्मेसी जो है वो स्टार्ट की थी और 2017 तक मेरा जो है वो स्टडी टेन्योर है। उसके बाद जो 3-4 साल हैं वो मेरा एक्सपीरियंस है, सारा मेरा एक्सपीरियंस रिलेटेड है बेसिकली रिटेल कम्युनिटी फार्मेसी को लेके और इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इन दोनों का बेसिकली। इंडस्ट्रियल फार्मेसी तो बेसिकली 1 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी मेरा सारा एक्सपीरियंस जो है वो कम्युनिटी और रिटेल फार्मेसी से इंडस्ट्री रिलेटेड में है। आपने कौन सी, अगर आप नाम बताना चाहें अदरवाइज अगर नहीं बताना चाहते तो आप ये बताएं कौन से सेगमेंट्स थे जो आपने टच किए हैं इंडस्ट्री के अंदर। मैंने फार्माजन नाम से है एक एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बहुत फेमस है हमारे लाहौर का। और जो है मैंने फार्माजन में बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल के डिपार्टमेंट में एज अ क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट काम किया। ठीक हो गया। तो वो कितने साल आपने वहाँ पे, मैंने उधर 1 साल जो है वो जॉब तो की उसके है। अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अगर मैं जानना चाहूँ कि क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट आपने कहा है, तो उसमें कोई मशीन्स वगैरह ऑपरेट करते हैं आप, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने आप बताएंगे कि आपकी वो फैक्टर था कि आपको ये लर्निंग हुई जो कि शायद आपको कहीं और नहीं मिली। बेसिकली जो है ना क्वालिटी कंट्रोल वो आपको ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंटेशन की के लिए हेल्प करता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अब इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है सेकेंडरी और एक होती है प्राइमरी। सेकेंडरी में आपकी जो फाइनल डोजेज फॉर्म है वो बन रही होती है, सच एज आपकी टैबलेट, आपके कैप्सूल, सिरप्स वगैरह। लेकिन प्राइमरी जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर आपके ना एपीआईज बन रहे होते हैं या फिर रॉ मटेरियल बन रहा होता है। तो मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री में काम किया, तो उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल थी वो एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वो थोड़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल और थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल थी। तो उसमें हम गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, कार्ल फिशर टेस्टर जो होता है मॉइस्चर टेस्ट करने के लिए, तो इस तरह के टेक्निकल जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैंने उसके साथ डील किया 1 साल। और ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इन केस अगर आपने आगे जाके पीपीएससी में अपीयर होना हो, या फिर किसी ऐसे competitive किसी पेपर में अपीयर होना हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत बूस्ट हो जाती है। इसके अलावा भी जो आपने बेसिक चीज़ें बताई, इसमें आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन की टेक्निक्स को का जिक्र किया है। तो इसका मतलब है इनमें से काफ़ी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि ये प्राइमरी और ये जो एपीआई वगैरह, इसके अलावा जो आम बाकी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे फिनिश हाँ, प्रोडक्ट्स ये बनते बहुत हैं। ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो मतलब दोनों सेम होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी में। फॉर एग्जांपल HPLC, मेजर HPLC ही होता है, तो वो दोनों में सेम होते हैं, आपको दोनों जगह काम आता है। अच्छा, मैंने एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूँ, मुझे इंडस्ट्री बहुत एक बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता था। मतलब मैं बेशक उसमें आपको पता है कि हम लोग क्लास फेलोज भी थे, तो वो नंबर तो हमारे आ जाते थे, लेकिन वो इट्सल्फ जब एक्सपीरियंस हम करते हैं इंडस्ट्री में जाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल बड़ा बोरिंग सा है और एक ही एक टाइम स्लॉट है, आपने इतने बजे से इतने बजे तक काम करते रहने हैं और फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह का एक्सपोजर नहीं है जैसे रिटेल के अंदर पब्लिक के साथ एक्सपोजर होता है। उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है कई लोगों का। तो आपके नज़दीक क्या ये बोरिंग है या सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, मिथ है? मैं जो हूँ इस बात का बिल्कुल जो सही जवाब बनता है मेरे लिहाज से मैं वही दूंगा, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता हूँ। मैंने जहाँ तक इंडस्ट्री को देखा है तो इंडस्ट्री बहुत एक
बोरिंग और एक ड्राई एरिया है। मैं इस लिहाज से नहीं कह रहा कि कोई उधर जॉब ही ना करे या फिर आप प्लीज उधर ना जाए, ऐसा नहीं है। मतलब कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहा। मेरा जहाँ तक आप मेरे इंटरेस्ट की बात करें तो वो मेरे इंटरेस्ट में नहीं रहा इतना, मेरे फेवर में नहीं रहा इतना। ठीक हो गया। इसलिए शायद मेरा उधर जॉब का टेन्योर सिर्फ 1 साल रहा है। उसके तो बाद आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा फिर उसके बाद? काफ़ी चीज़ों के बाद मैंने जो है ना, क्योंकि आप जब ग्रेजुएट होते हो तो फौरी ऐसे नहीं होता कि आपका जो दिल कर रहा हो या आप जो चाहो तो आपको फौरी वो जॉब मिल जाए। अक्सर सिनेरियोज में आपको अपने आप को खुद ढूंढना होता है, अपना इंटरेस्ट ना खुद आपको उसमें तलाश करना होता है सब फील्ड्स में। मुझे अभी तक हमारे टीचर की बात बहुत अच्छी तरह याद है कि अगर आपको हर फील्ड में 1-1 साल जॉब भी करनी पड़े तो आप ज़रूर करो जब तक आप अपना इंटरेस्ट नहीं डिस्कवर कर लेते कि मैं ये काम अच्छी तरह कर सकता हूँ या इस चीज़ में मेरी जो है ना इंटरेस्ट है, टेक्निकलिटीज़ है, इस चीज़ में मैं बोर नहीं होऊंगा। तो फिर अगर आप वो डिस्कवर कर लो ना तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। तो इन सब चीज़ों के बाद मुझे एंड में यही रियलाइज़ हुआ कि मैं कम्युनिटी फार्मेसी जो होती है, रिटेल फार्मेसी, उसमें मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा, मैंने कम्युनिटी फार्मेसी भी जब आपने स्टार्ट की थी मुझे याद है, तो मैंने वो विजिट भी किया आपके कई बार। पहले आपने उसको एज अ जॉब स्टार्ट किया था, फिर उसकी सारी आपने अंडरस्टैंडिंग की, उसके बाद आपने बिजनेस किया था। तो पेशेंट काउंसलिंग बड़ी आपकी स्किल्स अच्छी थी और कम्युनिकेशन, क्या ये जो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन है ये इंटरेस्ट की वजह बनता है या अपना बिजनेस इंटरेस्ट की वजह बनता है, या उसमें ऐसा क्या है कि जो आपको आप कहें कि ये ज्यादा लर्निंग एस्पेक्ट से ये बड़ा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, साथ लर्निंग भी है? असल में ना मुझे जो रीज़न लगती है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री को ही एज एग्जांपल ले लेते हैं। इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका काम है मशीनों के साथ, ठीक है। और हम जब फार्मासिस्ट बन रहे होते हैं, हमें जब पढ़ाया जा रहा होता है तो हमें इस तरह डील किया जा रहा होता है कि आपको डायरेक्ट पेशेंट से आपका जो है ना आमना सामना होगा, आप पेशेंट को ये गाइड करेंगे, ये करेंगे। और ना मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इस तरफ था कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, किसी को गाइड कर सकूं। तो ये चीज़ मैंने बाद में डिस्कवर की कि जब अब आपके सामने एक पेशेंट आता है, उसको हेल्प की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हम कोई स्टमक के कैप्सूल्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल राइजे की ले लेते हैं। तो आपने अगर पेशेंट को ये तक नहीं पता कि उसने इनको खाली पेट एम्प्टी स्टमक लेना है, अब आपने उसको गाइड करना है प्रॉपरली और सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये जो इंटरेक्शन होता है ना फार्मासिस्ट का और पेशेंट का, डायरेक्ट इंटरेक्शन एक ही जगह पे होता है और वो है हमारी कम्युनिटी और रिटेल फार्मेसी। तो मुझे ये चीज़ बहुत कैच की कि मतलब आपका ज्यादा था क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी या रिटेल जिसमें आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो पेशेंट के साथ, यानी डायरेक्ट उस बंदे के साथ जिसको आपने सर्व करना है। ठीक है। इंडस्ट्री में भी आप एट दी एंड तो किसी पेशेंट या उनको ही सर्व कर रहे हो, लेकिन वो बहुत एक लंबा फ्लो है। इंडस्ट्री से निकल के फिर आपने कितना अरसा फार्मेसी सीखने के लिए किसी फार्मेसी पे काम किया? मैंने जो है इंडस्ट्री से निकलते ही सबसे पहले मैंने बहुत बड़ी जो चेन है हमारी लाहौर की वो ज्वाइन की। उधर जाके मुझे फ़ायदा ये हुआ कि आप जब किसी ऐसी जगह जाके मैक्सिमम मेडिसिन देख लो या मैक्सिमम आप चीज़ें देख लो ना कि एक फार्मेसी मैक्सिमम स्टैंडर्ड पे होती है, तो स्टैंडर्ड्स का पता होता है, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, आपके रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं। तो आप जब एक स्टैंडर्ड देख लो ना कि ये मैक्सिमम ये चीज़ें हो सकती हैं, मैं जहाँ भी जाऊँ तो मैं मैक्सिमम ये चीज़ें देखूंगा, तो आपका वाया बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है ना। तो आप अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो आप मैं स्टैंडर्ड रख लेते हो। अगर स्टूडेंट्स वगैरह जो हमें देख रहे हैं या फिर कोई ऐसा बच्चा हमें देख रहा है तो मैं उनको ये कहूँगा कि ऐसी बड़ी बड़ी चेन्स में ज़रूर जॉब करें आप, चाहे थोड़े टाइम के लिए करें लेकिन ज़रूर करें। इससे आपका वाया भी एक्सपेंड होता है और आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। जो आपको पर्सनली शायद अगर आप अपना भी सेटअप चलाएं तो आपको इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी जितनी आपको इन सेटअप्स में मिलेगी। तो आपका वाया एक्सपेंड होता है। मेरा उधर जाके यही हुआ कि वाया एक्सपेंड हुआ मुझे पेशेंट्स के साथ। पहले अब जब मैं उधर गया तो मतलब पहले वीक के बाद ही पहले उनकी ट्रेनिंग हुई 40 डेज की। ट्रेनिंग के बाद जब मैं डायरेक्ट मेरा काउंटर पे जब मैं आया तो जाहिर बात है आपको शुरू शुरू में बहुत एंजाइटी होती है, हेजिटेशन कि मैं डायरेक्ट पता नहीं पेशेंट को क्या डील करूंगा, वो पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन विद द टाइम आपको इतना जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स बन चुके होते हैं, आप जो चीज़ें पढ़ के आए होते हैं वो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है कि आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। तो इस चीज़ में भी जो है ना एक बड़ी चेन फार्मेसी आपको बहुत हेल्प करती है। तो मैंने जो है इत्तफाकन मेरा उसके बाद चेन फार्मेसी में मैंने तकरीबन 7 to 8 months काम किया। ठीक है, उसके बाद आपने
शिफ्ट कर लिया किसी और फार्मेसी मैंने शिफ्ट किया किसी ऐसी फार्मेसी पे जो अभी बिल्कुल बिगिनिंग पे थी, जो बिल्कुल अभी स्टार्ट हो रही थी, ताकि आपको दोनों एक्सपीरियंस आ रहे हैं, ताकि मुझे बिल्कुल शुरू से पता लगे कि ये सेटअप शुरू किस तरह होते हैं, परचेज किस तरह करते हैं आप, जो पूरा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फार्मेसी का जो पूरा लेआउट होता है, उसके डायमेंशंस होते हैं, वो सारे गिवन होते हैं, तो वो पूरे डायमेंशंस किस तरह मीट करते हैं आप, और सारा जो पूरा इन्वायरमेंट होता है वो किस तरह बनाया जाता है। ये जो फार्मेसी आपने ज्वाइन की आपके सामने ही ओपन हुई है? मेरे सामने ही बिल्कुल जीरो से लेके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुई मेरे सामने, और बिल्कुल उसको मैंने खुद रन किया एज अ फार्मासिस्ट। इसके बाद आपने अपना एक फार्मेसी का सेटअप स्टार्ट किया था, उसका वो आपने कैसे किया, क्या सोचा था? इधर से जो है 1 साल मैंने इस सेटअप पे काम किया जिसको मैंने बिगनिंग से देखा। तो जब मैंने 1 साल इधर गुजार लिया तो ऑब्वियसली एज अ फार्मासिस्ट जो है मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया कि क्या ये मैं खुद नहीं कर सकता। और जब मैंने थोड़ा ज़्यादा इस बारे में सोचा तो मुझे फील हुआ कि मुझे अपना सेटअप भी स्टार्ट करना चाहिए। ठीक। फिर मैंने अपने आप को उस लेवल पे, मतलब उस लेवल पे आप चेक करते हो कि क्या मैं इतना काबिल हो गया हूँ या इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई है कि मैं अपना सेटअप स्टार्ट करूँ। तो मैंने उस टाइम अपने आप को जो है पाया इस मोमेंट में कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया। वो सेटअप आपने कितना सा चलाया? वो सेटअप जो है अभी रिसेंटली 2021 से लेके 2022 तक चला वो सेटअप। ठीक है। और उसके बाद अच्छा आपने वो जो सेटअप है उसको क्योंकि आपने क्लोज किया फिर, और अब आप क्योंकि आपका एमफिल भी चल रहा था और आप साथ बाहर जाने की वजह से प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपने ये क्यों सोचा कि आपको एमफिल की ज़रूरत है, या फिर आपके पास टाइम था कि मैं साथ एमफिल कर लूँ, तो मैं इसलिए आपने स्टार्ट कर दिया? एमफिल जो है ना बेसिकली मुझे था कि मुझे आगे जाके बहुत ज़्यादा शौक डेवलप हुआ कि मैं अगर कम्युनिटी कर रहा हूँ फार्मेसी तो मैं साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी बढ़ाऊँ। मतलब और अक्सर देखने को मिलता है कि कम्बिनेशन एज अ कम्बिनेशन ही चल रहा होता है कि आप स्टडीज़ भी लेके साथ चलते हो और स्टडीज़ के साथ कोई अपना काम भी देख रहे होते हो। तो अपना काम जब होता है आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है कि आप उसकी 2-3 दिन क्लासेस होती हैं, कि वैसे भी एमफिल की 2-3 दिन क्लासेस होती हैं और फर्स्ट ईयर जो होती है उसका आपको पढ़ना होता है, सेकंड ईयर प्योर रिसर्च होती है। तो अगर 1 साल आप किसी तरह थोड़ा टफ टाइम देख लेते हैं और जो अपने काम में होता है कि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी चल लेते हो कि मॉर्निंग में कोई और देख ले और इवनिंग और नाइट आप कवर कर लो, तो थोड़ी रिलैक्सेशन होती है। तो मैंने इस वजह से एमफिल ज्वाइन किया, लेकिन वो फिर अलग बात है कि आगे चल के मेरा थोड़ा मूड चेंज हुआ और मैंने जो है वो सेटअप को इस तरह से क्लोज किया अपने जो मेरा नया गोल है उसको परस्यू करने के लिए। लेकिन एज अ बिज़नेस और बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो बहुत अच्छा है अगर आप ऐसे एरियाज़ में नहीं जाते जो बहुत सैचुरेटेड है। अच्छा ये भी एक बात है, थोड़ी बिटर है, लेकिन ये रियलिटी है कि हमारे जो लाहौर में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम सैचुरेशन हो चुकी है फार्मेसीज़ की। हर आपको चौक पे 2-3 फार्मेसीज मिल जाएंगी और हर किसी को है कंपटीशन इतना है कि हर कोई आपको जो है ना बस काटने को दौड़ रहा है कि मैं उससे किस तरह ज्यादा अपनी सेल कर लूं। मतलब तो यानी उसके पेशेंट्स तोड़ है और हाँ, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी ये बहुत कि वो आगे निकल जाए, पीछे रह जाए। नेगेटिव जो कंपटीशन होता है ना, अच्छा, वो बहुत ज्यादा आ चुका है मार्केट में और हमारे लाहौर में तो बहुत सैचुरेशन हो गई है। तो मैं अगर कोई मेरे से पूछे, अक्सर लोग पूछते भी हैं कि आपने फार्मेसी स्टार्ट की, सब कुछ खुद किया, तो आप हमें क्या वो करेंगे, नसीहत करेंगे, तो मैं यही नसीहत करूंगा कि लाहौर से हट के आप कोई सेटअप पेरिफेरी में इधर उधर हाँ, मतलब कोई ऐसी जगह देखें जहां आपको कॉम्पिटिटर्स कम मिले। अच्छा अब मुझे बताएं कि ये हमारी चूंकि प्रोफेशन है, फार्मासिस्ट कम्युनिटी है, तो कोई रियलिटी चेक आप देना चाहेंगे, कोई ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे कि ये बुरी है और ये अच्छी है? अच्छी चीज़ें क्या हैं या बुरी चीज़ें क्या हैं? मुझे जो है ना अच्छी चीज़ तो ये है कि हमारे पास जो हमारा लाइसेंस होता है, कैटेगरी और हमारा लाइसेंस हमारी पावर है। इसको आप एज अपनी पावर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको एज अपनी कमज़ोरी भी यूज़ कर सकते हैं, जो लोग अपनी रेंट पे रखवा देते हैं। मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ। मुझे भी 4-5 साल हो गए ग्रेजुएट हुए और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा सोचा भी नहीं और अभी तक कहीं अपना लाइसेंस यूँ नहीं रखवाया। चाहे मैं घर में ही चाहे मैं बैठ जाऊँ, लेकिन मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। तो ये आ गया ड्रॉबैक, अब आप अपने लाइसेंस इस तरह जो रेंट आउट करते हो। लेकिन जो अगर हम इसके
सॉरी क्वेश्चन क्या था? कि कोई आप फायदे बताएं, अच्छी चीज कम्युनिटी की बताएं फार्मेसी हाँ, मैं की, या आपको इसके एक और क्लैरिटी बुरी चाहते हैं? बात बताने लगा था कि हमारे प्रोफेशन की ये है कि हम जिस तरह डॉक्टर्स को देखते हैं, डॉक्टर्स की यूनिटी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर्स ना आपस में बहुत बहुत यूनाइटेड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक डॉक्टर पे कोई केस हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो आपको सारे डॉक्टर्स जो हैं वो रोड पे नजर आएंगे, ठीक है ना? एज कंपेयर अगर हम आ जाए अपने फार्मेसी प्रोफेशन पे, तो उसमें बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। मतलब हम तो लोग कई ऐसी जगह मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ कि बल्कि वो हंस रहे होते हैं कि यार ये देखो ये तो फंस गया, ठीक है अब देखते हैं ये क्या करेगा, बजाय इसके कि कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई केस हुआ है या कोई कहीं पे भी कोई इशू आया है तो सारे इकट्ठे हों। तो ये देखा गया आमतौर पे कि वो लोग फार्मासिस्ट जो है वो खड़े देख रहे होते हैं कि यार ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये ग्रुप जो है ये क्या करता है, दूसरा ग्रुप है वो क्या करता है, और जब तक खुद पे बीती नहीं है तो ऑब्वियसली वो कोई स्टेप नहीं लेता। यही वजह कि हम कई जो जो स्ट्रक्चर था पे का भी काफ़ी जगहों पे वो शायद इंक्रीज नहीं करवा पाए। जैसे आप लोगों की पीपीएससी सीट्स पे इतनी देर स्टे रखा गया, मतलब वो, तो वो काफ़ी चीज़ें हाँ हैं हम उसको, बहुत बिल्कुल ना, मुझे इवन ये रिटेल चीज़ के ऊपर भी बहुत पे जो बुरी है वो लगती नहीं है। इतनी हाँ, ज़्यादा, हम इंडस्ट्री के अंदर हेल्पफुल। भी कम है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर फार्मेसी एक फार्मासिस्ट की ही है लेकिन वो खुद यहाँ नहीं है, वो कैटेगरी और किसी फार्मासिस्ट को ले रहा है, तो आपको उसका पास रखना चाहिए, उसकी अच्छी सैलरी रखनी चाहिए, उसको अच्छे इंसेंटिव्स देने चाहिए। हमारे इधर ये बिल्कुल भी नहीं है कॉन्सेप्ट के एक फार्मासिस्ट दूसरे फार्मासिस्ट की हेल्प करता नजर आ रहा हो। और मैं इसके साथ यही बात भी करता जाऊँ कि क्यों क्यों ये पहला पेज है या फिर क्यों ये पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान का जो ऐसे गाइड कर रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल से लोग, अब किसी के पास ये नॉलेज है कि फार्मेसी किस तरह स्टार्ट होनी है, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह होनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको आगे स्प्रेड करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। असल में ना जब हमने भी ये चैनल स्टार्ट किया और उससे पहले भी जब हम गाइड करते थे सोशल मीडिया के थ्रू, तो काफ़ी लोग ना बड़ी तनकीद करते थे कि ये पता नहीं दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्या समझते हैं अपने आप को। लेकिन मैंने उसी वक्त यही प्लान किया कि ये थोड़े टाइम की बात है, लेकिन जब आप कोई पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो तो वो फैल जाती है और लोग उसको फिर अब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर अगर हम जो है 100 लोगों में से 20, अगर सपोज करें आपके 15 लोग भी अगर आप पे तनकीद कर रहे हैं ना, तो कम से कम बाकी 85 को उससे इंफॉर्मेशन ही मिल रही है। अच्छा, मुझे पॉजिटिव चीज एक सवाल मेरे दिमाग में आया, और ये एक कॉन्सेप्ट है मेरा कि फीमेल फार्मासिस्ट के हवाले से कि ये फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन है। अगर रिटेल सेटअप हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, जब ग्रेजुएट होते तो अगर कैटेगरी आती है, कैटेगरी जो है अगर आप रेंट आउट नहीं करते और आप वहाँ पे काम करते हो तो तकरीबन बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो कम्युनिटी फार्मेसी पे आ जाती हैं। अच्छा, कई प्रोपराइटर क्या कहते हैं कि आप हमें रेंट पे दे दें, हम आपको 15, 18, 20 हज़ार दे देंगे, और फीमेल्स जो होती हैं या तो घर होती हैं या फिर वो इंडस्ट्री में काम कर रही होती हैं। हाँ। और जो एक बहुत बड़ी जॉब की मार्केट है रिटेल, वहाँ पे वो प्रोपराइटर कहते हैं कि हमारे पास कैटेगरी है, हमें फार्मेसी की जरूरत नहीं है, जो ऊपर के पैसे हमने फार्मासिस्ट को देने, वो जो हमारी चलान होगा हम वही भर देंगे ड्रग कोर्ट्स में, ठीक है, तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो आप नहीं समझते कि अगर ये कैटेगरी जो है फीमेल की, ये किसी तरह से इनको मोटिवेट किया जाए कि ये आप रेंट आउट ना करें, तो सारे मेल्स जो उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट ओपन हो जाएगी। जो 50,000 प्लस जो आपने शुरू में बात की है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि फीमेल्स जो है ना वो हमारी प्रोफेशन का मेजोरिटी है, ठीक है। अब जब आपकी मेजोरिटी ही जो है वो आगे नहीं आ रही या अपने लाइसेंस ऐसे रेंट पे दे रही है, तो फिर आपके प्रोफेशन की वर्थ ही नहीं बनेगी, ठीक है। जो फीमेल्स होती हैं जो हमारी फील्ड क्या करें, मतलब नहीं, हमारी, मैं वही बता रहा हूँ कि हमारी फीमेल्स जो है ना वो बहुत बहुत माशाल्लाह से बहुत ज़हीन भी हैं और बहुत टैलेंटेड भी हैं, ठीक है। नहीं तो कम्युनिटी फार्मेसी पे क्या इनको कोई वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड की जाती, या फिर कहा जा सकता है क्योंकि इंटरेक्शन से वो नहीं करना चाहती पेशेंट के साथ, या बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि अब हर फार्मेसी की जो है वो अलग अलग इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि हमारी चेन फार्मेसीज जो है बड़ी, वो भी अक्सर लेडीज को नहीं रख रही थी। अब जो उन्होंने स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता फीमेल्स को रखना, सबसे बड़ी बात ये है कि फीमेल्स को गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ये अगर आपने ये अपने प्रोफेशन को आगे ले जाना है ना, तो लेडीज को ये बात जो है वो अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आप ऐसी कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप किसी को फायदा भी दे सकते हो, और आजकल टू बी वेरी फ्रैंक हमारे यहाँ महंगाई बहुत है, ठीक है ना, तो अगर दोनों अगर आपकी शादी भी हो जाती है, अगर आपका रीज़न ये है कि मेरी शादी हो गई इसलिए मैं जॉब नहीं परस्यू कर पा रही,
तो आजकल जब तक दोनों पार्टनर मिलके जॉब ना करें, मेरे ख्याल से किसी का गुजारा नहीं है। शादी से याद है, कई लोग तो शादी हो रही है तब कैटेगरी रेंट आउट कर दी, बाहर जाना है तो कैटेगरी रेंट आउट कर दी, ऐसा। कैटेगरी रेंट पे रख के शादियां करवा रहे हैं। और ऐसा ऐसा भी मैंने देखा है कि एक ने कहा कि जी आप मुझे आईफोन दे दें लेटेस्ट और मेरी कैटेगरी लेना है, ठीक है। तो इस तरह की ये अच्छा है नेगोशिएशन यार, चल रही होती ये है। अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कैटेगरी रेंट आउट कर दें। अच्छा, तो नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये चीज़ें जो हैं ये बहुत बहुत गलत है। और अगर हमें आगे जाना है, अब देखें, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर एक जो है फीमेल, हम्म, अब जो है आपका लाइसेंस जो है बहुत ज़्यादा डी वैल्यू होता है इस वजह से कि अगर एक फ़ीमेल जो है वो अपना लाइसेंस बहुत, अगर रेंट पे दे भी रही है, ये तो देना ही देना है उन्होंने, और रेंट पे दे भी रही है तो बहुत मजबूरियों में आके तो बहुत कम रेट पे अपना लाइसेंस जो है वो रेंट पे दे देती हैं। अच्छा, कम रेट से मुझे ये भी हुआ कि कई बार ना ऐसे प्लान किए गए कि हमने बाइकआउट कर देना है कि जी हमने ऐसी जॉब्स को जो कि कम रेट पे हैं, लेकिन जब वो लोग ऑलरेडी काम करें एक जॉब पे और वो कहते हैं कि हम प्लान करके इसको बाइकआउट करते हैं, तो पीछे से एक नई खेप फ्रेश ग्रेजुएट्स की आ रही होती है और वो कहते हैं कि हमें कोई भी जॉब मिल जाए, चाहे वो 25,000 30,000 का वो ले लें। तो उनके पास ये वाली अपॉर्चुनिटी है जो जिन्होंने जॉब देनी है कि हमारे पास और लोग हैं, हम वो रख लेंगे। और कई लोगों की स्ट्रेटेजी भी ये रही है कि जब किसी को प्रमोट करने का टाइम आता है, कुछ आता है, वो उनको निकाल देते हैं कोई बहाना करके और कम जो पे पे वो ले आते हैं। अगर किसी ने आपसे, आजकल तो फिलहाल ये हालात हैं कि अगर कोई आपसे लाइसेंस ले रहा है, आप एक डिमांड करते हो कि चलो मैंने लाइसेंस देना ही रेंट पे, तो मैं इतने का दूंगा, वो अगर वो नहीं मानते तो वो कहते हैं ठीक है हम कोई और देख लेंगे, क्योंकि उनके पास जो है वो सस्ती ऑप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं और फीमेल्स जो हैं जो कम रेट पे जो है अपनी कैटेगरी रेंट पे दे देती हैं मजबूरियों में। तो हमें ना एज अ यूनाइटेड होके सबको, फार्मासिस्ट पूरी एसोसिएशन को मिल के ना सबको स्टेप लेना पड़ेगा कि कैटेगरीज रेंट पे भी ना जाएं, और इसी तरह फिर हमारी कैटेगरी और हमारे लाइसेंस की ना एक वर्थ बनेगी। जो कि मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल बताया था कि हमारे डॉक्टर्स की जो एक, उन्होंने अपनी एक यूनिटी से अपनी एक वर्थ बनाई हुई है। अच्छा, अब मैंने तो बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब दे दिया आपको, अब मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ जी, कुछ है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दिन ब दिन एक नई से नई यूनिवर्सिटी ऐड होती जा रही है जो फार्मेसी करवा रही है स्टूडेंट्स को, और हमारे इतनी बड़ी स्टूडेंट्स की जो लॉट है वो हर साल निकल रही ग्रेजुएट होके। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या बाहर इतनी वैकेंसीज हैं जितने फार्मासिस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, या फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इतना ज़्यादा हमें प्रिपेयर करके निकाल रही हैं बाहर के, हमको हमें बाहर निकलते ही पता हो कि हमें क्या जो करना। आपका जो एंडिंग पे आपने पूछा ना कि क्या वो प्रिपेयर करके निकाल रही है, इसका तो मैं जवाब दे दूं कि नहीं। ठीक है, मैं बहुत क्लियर हूँ इस बारे में, क्योंकि ये आपको भी पता होगा और बाकी सारी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको पता है, जितने लोग ग्रेजुएट हैं उनको भी पता है। एक होता है कि बुक स्टडी है और एक होता है प्रैक्टिकल चीज़ें। ठीक है, मेरे ख्याल से कि 4 साल तक आप बुक स्टडी करवाएं या आप जो भी है 5 साल भी बुक स्टडी करवानी तो आप करवाएं, लेकिन आप कम से कम अपने इन 5 सालों में क्लिनिकल फार्मेसी के एस्पेक्ट से किसी हॉस्पिटल के साथ एमओयू साइन करें। आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी के हवाले से किसी 1-2 इंडस्ट्रीज के साथ एमओयू साइन करें। उसके बाद आप किसी रिटेल के हवाले से 1-2 या किसी बड़ी रिटेल चेन के साथ आप एमओयू साइन करें। और जब आपका कम्युनिटी डिस्पेंसिंग का टॉपिक आता है तो आप अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे इंटर्नशिप करवाएं, उनके राउंड्स करवाएं। हॉस्पिटल का आता है तो हॉस्पिटल के राउंड्स करवाएं, क्लिनिकल का है तो हॉस्पिटल के राउंड्स करवाएं, वहाँ पे क्लिनिकल सर्विसेज हैं। इसी तरह से इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल राउंड्स करवाएं। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि ये नहीं है, एमओयूज ज़्यादातर साइन नहीं है, और अगर हैं तो अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करवा रही हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जब आप ग्रेजुएट होने लगते हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं एक ऐसी मार्केट में जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे जॉब की सैचुरेशन है, वहाँ पे ऑलरेडी इतने वर्किंग जो है फार्मासिस्ट हैं, तो मैंने कैसे अपना रास्ता बनाना है। उसमें इनको बताना चाहिए, इनकी सीवी ग्रेजुएशन से पहले तैयार होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि मैंने ग्रेजुएट होती ही अपनी कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करनी है, मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट के बाद डिग्री अप्लाई करनी है। फिर अगला काम मेरा ये है कि मैंने फार्मेसी काउंसिल के पास जाना है, मैंने वहाँ से अपनी कैटेगरी अप्लाई करनी है। कैटेगरी की बेस के ऊपर मेरे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि मैं कैटेगरी जब आती है तो क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसको हम कैटेगरी कहते हैं, तो वो उसकी बेस पे मैं किसी भी अच्छी फ्रेंचाइज पे कम्युनिटी फार्मेसी पे काम कर सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपको ये ट्रेन करना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं, मतलब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जब ग्रेजुएट हुए थे, आपको तो चलो थोड़ा बहुत आइडिया था, मुझे मतलब मेरे जैसे बच्चों को जिनका पीछे मतलब आपका पूरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई फार्मेसी से रिलेटेड ना हो, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कोई ऐसे एग्जाम्स भी हैं जिनको पास करके हम आगे
गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर हो सकते अच्छा हैं। देखिए, आइडिया ऐसा मुझे भी आइडिया इसलिए हमें होता है, कुछ फैमिलीज में होता है कि गवर्नमेंट के अंदर होते हैं लोग, तो आपको पता होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है। लेकिन हाँ। मेरे पेरेंट्स थे या मेरी सिस्टर थी, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि इवन फिर भी आपके ऊपर एडिशनल प्रेशर होता है जब आप ग्रेजुएट करते हो, आपको नहीं, ये नहीं पता लेकिन कि यूनिवर्सिटी की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना ये कि वो हमें जिम्मेदारी बताएं। यूनिवर्सिटी की है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना सक्सेसफुल है मार्केट में जाते ही। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं एक यूनिवर्सिटी का मालिक हूँ या एक फैकल्टी रन करता हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं सबसे पहले आखिरी जो साल है पूरा इन्वेस्ट करूँ उसकी ट्रेनिंग में कि उसने निकल के क्या करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो निकले, और अगर उसने कुछ कोई इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट बना है, कोई कम्युनिटी फार्मासिस्ट बना है, कोई शौकत खाना में गया, आगा खान में गया, कहीं पे भी सक्सेसफुल है, बाहर गया है, उसकी सक्सेस स्टोरी को अपनी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं कि फॉर एग्जांपल जो लास्ट ईयर के जिनकी मैं तैयारी करवा रहा हूं, ऑब्वियसली। ठीक है, और जो निकल गए हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज को पोर्ट्रेट करें कि हमने इन पे एक साल काम किया था, तो ये लोग जाके इन्होंने ये अचीव किया, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप ये भी अचीव नहीं करेंगे। आपके जो एलुमनाई हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को यही नहीं दिखा पा रहे कि आपके एलुमनाई अभी कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं और कहाँ कहाँ वो पहुँच गए हैं यहाँ से पढ़ के, और आपने उनको कैसा गाइड किया हुआ है कि उनका फ्यूचर और इतना ब्राइट यूनिवर्सिटी है। के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, बिटर रियलिटी है कि हम लोग ले लेते हैं कि जिसने एमफिल किया, पीएचडी किया, वो पढ़ा ले, लेकिन मेरे ख्याल से जिसने जो क्लिनिकल फार्मेसी में जिसकी स्पेशलिटी हो वो पढ़ाए, जो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट रह चुका हो वो, और साथ एमफिल किया हुआ, पीएचडी किया, वो आके पढ़ाए, जो हॉस्पिटल सिस्टम में जॉब कर चुका हो वो पढ़ाए आके, या जो भी स्पेशलिस्ट है उस फील्ड का वो आके पढ़ाए, तो बात है। अदरवाइज क्या होता है कि एक ही है, अगर कोई टीचर नहीं मिल रहा तो एक ही वो 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और वो उसके ऊपर बर्डन इतना है। यानी टीचर ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी दे साथ। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कई मेरे से इंटरेक्ट करते हैं लोग, फॉरेंसिक फार्मेसी का एक सब्जेक्ट है, और मैंने बकायदा ये बुक में लिखी फॉरेंसिक फार्मेसी के ऊपर। ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ी मुझे? इसकी ज़रूरत मुझे ये पड़ी थी कि लोग कहते थे हमें समझ नहीं आता ये सब्जेक्ट, हमारे ऊपर से गुजर रहा था, हवाई सब्जेक्ट है। मैंने 2 काम किए, मैंने चैनल के ऊपर वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन उसको एक्सप्लेन किया, चूंकि मेरी फील्ड में एक्सपीरियंस था फॉरेंसिक फार्मेसी में, तो ये मैंने तो है भी आपकी फील्ड से रिलेटेड ही है पूरा। जी जी, और मैंने इसको ड्रग लॉ एंड ऑल दैट। मैंने इस लॉ को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की। मतलब उन्होंने ड्रग रूल्स 2007 है पंजाब के, उसमें पढ़ा हुआ था कि जी ये फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म 4, 5, 6, ठीक है। लेकिन मैंने उनको बताया कि फॉर्म 4 क्या है, कि सैम्पलिंग है, इंस्पेक्टर जाएगा, चीज़ें उठाएगा, इसके 4 पोर्शन बनेंगे और ये इधर उधर भेजेगा। फिर उसके बाद मैंने बताया फॉर्म 5 के सीजर क्या है, कि उस पर चीज़ें सीज कर सकता है, उसके ऊपर उसकी किन कॉन्ट्रावेंशन पे कर सकता है, एग्जाम्पल्स के साथ, केस सिनेरियो बना के, ताकि जब बच्चा पढ़े तो उसको लॉ जो है एग्जाम्पल्स के साथ याद हो, और जब वो कोई चीज़ सेक्शन का हवाला दे तो उसमें एग्जाम्पल दे। मैंने अपना मेरे फोरेंसिक के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स थे, और मैं क्या करता था, जब भी कोई चीज़ करता था मैं एक एग्जाम्पल, लॉ जो होती है उसकी लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है, लेकिन आप उसकी एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक एग्जाम्पल, उसमें केस सिनेरियो बताओ कि एक बंदा विदाउट वारंटी इनवॉइस चीज़ सेल कर रहा है, इंस्पेक्टर जाएगा, फॉर्म नंबर 5 फ्रॉम ड्रग रूल्स 2007, उसके ऊपर वो रिकवर करेगा, और फिर उसके ऊपर वो से स्टेटमेंट मांगेगा, स्टेटमेंट लेगा और वारंटीज वगैरह रिकवर करेगा, देख लेगा। तो इस तरह के केस सिनेरियोस बना के समझानी चाहिए। अब ये कौन बता सकता है कि जो या तो जो फील्ड से प्रैक्टिकल नहीं, जो रेगुलेटरी में रह चुका हो, रेगुलेटरी अफेयर्स जो इंडस्ट्री में रह चुका हो, क्योंकि वो ड्रग इंस्पेक्टर्स या लॉ या इसके साथ डील करता है, ठीक है, सारी रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन जो लॉ को, ड्रग इंस्पेक्टर, रिटायर्ड कोई इंस्पेक्टर या इस तरह का कोई भी जो फोरेंसिक के साथ रिलेटेड हो। अब एक आम बंदा जो है वो विजिटिंग लेक्चरर है या कोई है, वो आके जब पढ़ाएगा, आप इतने पैसे ले रहे हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो वो कैसे उसको समझ आएगी? ये है कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मैं अगर एक और लास्ट में बिल्कुल एक और क्वेश्चन पूछूं कि अगर जो बच्चा बिल्कुल अभी बिगिनिंग में है, ठीक है, उसने अपना अभी एफएससी पास किया है प्री मेडिकल, और अब वो सोच रहा है इस फील्ड में आने के लिए, तो अब जो कमिंग सिनेरियो है, उस सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि उस बच्चे को किस तरह सोचना चाहिए कि ये प्रोफेशन मेरे लिए ठीक है कि नहीं, कि अगर कोई हमें देख रहा हो ऐसा बच्चा जो आजकल इसी, ठीक है, मैं ये मुझे क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू कई मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं कि फॉर्म डी में एडमिशन लेना, हम कैसे लें? मैं आपको ना एक और इससे, ये आपने बताना है हमारे सिनेरियो से, मैं पाकिस्तान के सिनेरियो को, जब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कंट्री में, मुल्क में या जगह में, तो उसकी वैल्यू होती है, उसकी वर्थ होती है, लोग वो चीज़ उसकी तरफ जाते हैं। अब क्या होता है, पहले हम देखते हैं जब हमने कुछ करने की प्रोफेशनल डिग्री कौन कौन सी है, उसमें ये सारी आ जाती हैं, एमबीबीएस है, फॉर्म डी है, डीपीटी है, सारे हैं, ये बीडीएस है,
सारे आ जाते हैं। अच्छा, अब दूसरा ये देखना कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है इस फील्ड की। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है, अब आपकी अगर एक पैराडोल या पैरासीटामोल है, उसकी 500-600-700 फैक्ट्रीज हैं जो, या इंडस्ट्रीज हैं जो बना रही हैं, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, हर इतनी लोकल ब्रांड्स हैं, तो हर ब्रांड की कोई इंडस्ट्री है जो बना रही है, और इंडस्ट्री बनाने के लिए गवर्नमेंट की क्या है रिक्वायरमेंट कि वहाँ पे फार्मासिस्ट होंगे, ठीक है, 2 4 8 फार्मासिस्ट होंगे, कोई क्वालिटी एश्योरेंस में होगा, कोई कहीं पे होगा, QA के अंदर होगा, QC में होगा, प्रोडक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये इतनी फैक्ट्रीज, इतनी इंडस्ट्रीज, उधर इतने ज्यादा फार्मासिस्ट चाहिए होंगे। दूसरे सिनेरियो में आ जाते हैं, फिर क्या है रिटेल। रिटेल जहाँ जहाँ पे जो फार्मासिस्ट जो है अगर इंडस्ट्री में नहीं काम कर रहा, उसके पास रिटेल में काम कर रहा है, इतनी फ्रेंचाइजीज हैं, लोकल फार्मेसीज है, अगर नहीं है तो अपने बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट है। तीसरी चीज, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो अपनी कैटेगरी है, आप अपना फार्मेसी सेटअप कर सकते हैं, अपनी आप पॉलीफार्मेसी बना सकते हैं, आपका कोई कजन है, रिश्तेदार है, कोई डॉक्टर है, उसको साथ क्लिनिक बना सकते हैं कि वो प्रिस्क्राइब करे, आपकी फार्मेसी हो, ठीक है। आपके पास आइडियाज होने चाहिए, होम डिलीवरी की सारी सर्विसेज दे सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास हॉस्पिटल है, क्लिनिकल सेटअप, क्लिनिकल फार्मेसी है, हॉस्पिटल सेटअप है। हॉस्पिटल आमतौर पे लेते हैं जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे हो। तो अगर आप कहें तो आप इंटर्नशिप्स करें, शौकत खानों में करें, आगा खान में करें, अच्छी जो प्राइवेट हैं उधर करें। अगर तो आपने हॉस्पिटल में जाना है तो आपको कई बार कुछ महीने फ्री सर्विसेज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एज एन इंटर्नी देनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि आप उस तरफ जा सकें, क्योंकि मुश्किल चीज़ है, क्योंकि वो लेते हैं एक्सपीरियंस को। ज़्यादातर लड़कियाँ या लोग कहते हैं हमने हॉस्पिटल में काम करना है, तो उसके लिए आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो इतनी ज्यादा जब आपको वैकेंसीज अपॉर्चुनिटीज हो, तो कोई जो बंदा है उसको जरूर चाहिए कि फार्मेसी की तरफ आए, लेकिन क्लियर माइंड के साथ, तो बाकी सारी ऑप्शंस को पीछे करके मैं इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा। और जैसे कि अगर आपने अपना फ्यूचर जो है वो बाहर परस्यू करना है, अगर आपने फार्मेसी इधर से किया है और लेकिन आप फॉर एग्जांपल आप बाहर जर्मनी, नॉर्वे जाना चाह रहे हैं, तो बाहर भी इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। मुझसे ना वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हुआ पिछले से पिछला, उस पर मुझसे पूछा यंग फार्मासिस्ट थे कि लोग फार्मेसी यहाँ पे करते हैं, ठीक है, और फिर बाहर के मुल्क चले जाते हैं, ठीक है, तो ये मुल्क के लिए फिर क्या है, मतलब पढ़ यहाँ पे चले गए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो बाहर जाते हैं, आपका नाम रोशन कर रहे हैं। वो लोग हैरान थे कि जी वो बाहर चले जाते तो हमारा तो एसेट खत्म। मैंने कहा नहीं, जब एक फार्मेसी यहाँ पे ग्रेजुएट करता है, वो बाहर जाता है और वहाँ पे सर्व करता है, बाहर की मुल्क में वो एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान होता है, वो एक पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान होता है, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है और वहाँ पे बहुत वर्थ है। दूसरी चीज कि रेमिटेंसेज आती हैं, जब वो अर्न करता है तो डॉलर्स भेजता है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे जो रेमिटेंसेज इंक्रीज होती है, यहाँ का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये दोनों तनाजुर में। तीसरा, वो अपनी जो पर्सनल जो चीज़ है, अपनी स्टैंडर्ड है लाइफ के, उसको अपग्रेड करे अपने और अपनी फैमिली के, ठीक है। इसका मतलब वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएगा और अपने साथ जो एसोसिएटेड है उन लोगों की स्टैंडर्ड लिविंग को ऊपर लेके आएगा। तो हर चीज़ में देखें, ये ना देखें कि हमें इसकी ज़रूरत थी और चला गया, वो वहाँ गया तो यहाँ पे कई लोग जिनको ज़रूरत थी उनके लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये एक चीज़ है। और कई ऐसी चीज़ें जो हम अपनी पॉडकास्ट में, आने वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, और कई बेसिक क्वेश्चन हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करें और जितने बेसिक क्वेश्चन हैं वो ज़रूर उसके एंड पे लिखें, और हम अपने पॉडकास्ट में जितने भी गेस्ट होंगे, हमें प्रोफेसर्स होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, मार्केटिंग, सेल्स, हर जगह से आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे वो करें। और इस चैनल पे मैं आपको बता दूं कि बहुत मज़े की चीज़ें आने वाली हैं, पॉडकास्ट आएंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमजा, आपको बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया आज, और आइंदा भी आपको तकलीफ देंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि एक स्टूडेंट फार्मासिस्ट से लेकर एक स्पेशलिस्ट और एक किसी सीनियर फार्मासिस्ट तक जितने बीच में लोग आते हैं, हर एक को आपसे मिलवाएं। शुक्रिया। खुदा।